Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के साथ एक सेशन शेयर किया था जिसमें 27 और 28 के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे और आज हम 29 अगस्त के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज हमारे देश में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के सेशन में हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करनी है, जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आपने सुना होगा। उसमें कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ है, उस पर हम बातें करेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने वन स्विच एक इनिशिएटिव है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि आप एनपीएस से यूपीएस या यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, उस पर हमें बात करनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। एंड वीडियो के एंड में हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी देखेंगे जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस, पीडीएफ के लिए कोई भी परेशान नहीं होगा, कोई भी यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। सिंपली डिस्क्रिप्शन पे जाना, टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन जिसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे, स्टैटिक देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे एंड यस, हम रिवीजन पॉइंट भी डिस्कस करेंगे इन द वन लाइन फॉर्मेट। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, यूनियन कैबिनेट अप्रूव रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। तो हमारे देश में एक पीएम स्वनिधि स्कीम चलती है जिसका मतलब है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। 1 जून 2020, 1 जून 2020 कोविड 19 जब पैंडेमिक था, उस समय हमारे देश के तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो रोड साइड पे शॉप्स लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, ठेलों में दुकानें लगाते हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी जिससे वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकें, अपने बिजनेस को वापस से स्टार्ट कर सकें। अब ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ये खत्म हो रही है 31 दिसंबर 2024 में। तो 2024 31 दिसंबर 2024 को स्कीम खत्म हो रही थी, लेकिन हो चुकी थी मतलब, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2030 तक। तो मार्च 2030 तक पीएम स्वनिधि स्कीम को एक्सटेंड किया गया है विथ एडिशनल बजट ऑफ 7,332 करोड़ रुपीस। इससे लगभग 1.15 करोड़ बेनिफिशरीज को फायदा होगा और इसे इंप्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करेगी। इसके अलावा जो पीएम स्वनिधि स्कीम में लोन प्रोवाइड किया जाता है वो लोन अमाउंट भी इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप पहली किस्त में पहली बार अगर आप लोन लेते हैं तो पहले अमाउंट कितना था, 10,000 रुपए, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 15,000 रुपए। मतलब कोई भी स्ट्रीट वेंडर अगर अपने बिजनेस को रिवाइव करना चाहते हैं और पहली बार लोन लेते हैं अंडर द पीएम स्वनिधि तो उनको 15,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। अगर आप इस 15,000 रुपए के लोन को सही समय पे चुका देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो आप दूसरी किस्त का लोन ले सकते हैं। पहला जो दूसरी किस्त थी उसमें 20,000 रुपए तक का लोन मिलता था, इसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। और थर्ड नंबर का जो बैच है वो वही है, 50,000 रुपए मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, डन इतनी चीजें। यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड लोन फॉर मीटिंग बिजनेस और पर्सनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 1,600 रुपीज तक का कैशबैक इंसेंटिव भी डिजिटल ट्रांजेक्शन में मिलेगा। इसका कवरेज आपको जो हमारे टाउन है, पेरी अर्बन एरियाज हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं, सभी के लिए आपको देखने को मिलेगा। और 1 जून 2020 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो याद रखना है, लोन अमाउंट पहले बैच में लोन कितना है, 15,000 रुपए। दूसरे बैच में अगर आप लोन लेते हैं तो 25,000 रुपए और तीसरी बार अगर आप लोन लेते हैं तो अप टू 50,000 रुपीज तक का आपको लोन मिल सकता है अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए। ठीक है, अब आपकी जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसको कई सारे सेंट्रल लेवल के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनोवेशन, ये अवार्ड पीएम स्वनिधि स्कीम को मिला है। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग में भी इसे अवार्ड मिला है। और यहाँ पे जुलाई 2025 तक लगभग 96 लाख लोगों ने लोन लिया है और लगभग 13,797 करोड़ रुपीस का जो लोन है वो बांटा गया है। ये आपको पीआईबी का डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली कहानी समझते हैं।
फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च वन टाइम ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। अब यहाँ पे यूपीएस से एनपीएस में, मतलब आपका जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जो लोग एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में शिफ्ट करना चाहते हैं, उनको वन टाइम ऑप्शन यहाँ पर वन वे स्विच फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूपीएस से शिफ्ट कर सकते हैं एनपीएस में। लेकिन याद रखने वाली बात है कि जो स्विच फैसिलिटी है जिसमें यूपीएस से स्विच हो रहा है एनपीएस में, ये वन वे स्विच है। मतलब आप यूपीएस से एनपीएस में तो जा सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, वापस एनपीएस से यूपीएस में नहीं आ सकते। ये वन वे स्विच आपको देखने को मिलेगी। द स्विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम। आप किसी भी समय स्विच कर सकते हैं यूपीएस से एनपीएस में, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका जब रिटायरमेंट होने वाला है उसके 1 साल पहले आपको स्विच करना पड़ेगा। और अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं तो 3 महीने पहले वॉलेंट्री रिटायरमेंट के आप स्विच कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन है, तो एलिजिबिलिटी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्विच कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है उनके ऊपर कोई चार्जेस है, ऐसा तो नहीं है उनको ऑलरेडी सस्पेंड किया गया है, तो ऐसे लोगों को रिमूव करा है। बेनिफिट क्या होगा, वंस एन एम्प्लॉय स्विच टू द एनपीएस दे विल नो लॉन्गर बी इंटाइटल्ड टू द अश्योर्ड पे आउट एंड बेनिफिट ऑफ द यूपीएस। अब आपको पता है यूपीएस में क्या होगा, यूपीएस में अगर आप मिनिमम 10 years तक अपनी सर्विसेज देते हैं तो आपके रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपए तो मंथली पेंशन आपको मिलेगी ही। अगर आप ज्यादा समय तक अपनी सर्विसेज देते हैं तो आपका जो रिटायरमेंट ईयर होगा उसमें पूरे साल भर की जो आपकी सैलरी है उसका एवरेज, मतलब पूरे 12 महीने की जो सैलरी का एवरेज है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। तो अश्योर्ड पेंशन आपको यूपीएस में मिलती है। लेकिन अगर आप यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट कर लेते हैं तो आपको जो अश्योर्ड मिनिमम मंथली पेंशन है उसका प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यस, यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी डिफरेंस है, गवर्नमेंट जो 4% का डिफरेंस है यूपीएस और एनपीएस में, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इट प्रोवाइड अश्योर्ड पे आउट अपॉन रिटायरमेंट। तो ये रिटायरमेंट पे आपको अश्योर्ड मंथली पेंशन की बात करता है। जुलाई 2025 तक का डेटा सामने आया है कि 31,500 लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट किया है यूपीएस के अंदर, और लास्ट डेट एनरोलमेंट की आपको 30 सितंबर 2025 देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में, एनपीएस को लेकर आया गया था 2004 में। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी ना, उसको ही रिप्लेस करने का काम एनपीएस ने किया था फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अंडर द पीएफआरडी एक्ट 2013 के अंदर इसको लाया गया था, ठीक है। लेकिन जब इसको 2004 में लाया गया था तो आर्म फोर्स पर्सनल को इसके बाहर रखा गया था, लेकिन 2009 में आर्म फोर्स पर्सनल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया नेशनल पेंशन सिस्टम में। कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन 18 से 70 साल का बीच का है तो वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है। कंप्लीटली वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेविंग स्कीम आपको एनपीएस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के बारे में। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा कि ये एक्सरसाइज इजिप्ट में हो रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इंडिया सेंड 700 ट्रूप्स फॉर एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। तो यहाँ पर इंडिया से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लगभग 700 लोगों को भेजा गया है। कहाँ पर भेजा गया है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के लिए। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार कहाँ हो रही है, इजिप्ट में। और इजिप्ट, इंडिया और यूएसए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 28 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। 1980 में इस एक्सरसाइज की शुरुआत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। इजिप्ट, यूएसए और अदर फ्रेंडली कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कई बार करते हैं, और इंडिया से भी 700 ट्रूप ब्राइट स्टार में गए हैं। इजिप्ट में से होस्ट किया जा रहा है। नाउ बात करते हैं मैत्री एक्सरसाइज के बारे में। तो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में होनी है। और ये 14th एडिशन, 14वां संस्करण आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज मैत्री किसके बीच में हो रही है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो रही है। कौन सा एडिशन है, 14th एडिशन है। कहां पर होगी, उमरोई मेघालय में। कहाँ होगी, उमरोई मेघालय। तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन उमरोई मेघालय में आपको ये एक्सरसाइज मैत्री देखने को मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2006 में की गई थी। कब की गई थी एक्सरसाइज की शुरुआत, 2006 में। तो हम लोग ने ब्राइट स्टार देख लिया, फिर हम लोग ने एक्सरसाइज मैत्री देख ली। अब यहाँ पर एक और छोटा सा एक्सरसाइज है, आरोग्य सेतु। और ये एक्सरसाइज आपको आसाम राज्य में देखने को मिल जाएगी बाय इंडियन आर्मी।
तो आसाम राज्य में इंडियन आर्मी ने तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आरोग्य सेतु एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, जिसमें सिविल जो मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर हैं, अदर डॉक्टर्स हैं, वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो किस तरीके से आर्मी पर्सन, सिविल मेडिकल जो ऑफिसर्स है, किस तरीके से साथ में मिलके जो आपकी डेथ रेट्स हैं, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उनको आप कैसे ट्रीट कर पाते हो। तो एक्सरसाइज आरोग्य सेतु आपको तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में देखने को मिल जाएगी। अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट मार्क अ सिविल मिलिट्री मेडिकल फ्यूजन एक्सरसाइज इन द रीजन। ओके, तो 3 हमने मेजर एक्सरसाइज देख ली। चलिए अब एक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आरोहन। क्या नाम है? आरोहन। आरोहन प्रोग्राम की शुरुआत NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। अब आप लोग जब टोल प्लाजा में जाते हैं तो टोल प्लाजा में जो लोग काम करते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन को फोकस करते हुए प्रोजेक्ट आरोहन की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन विद वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इन्होंने प्रोजेक्ट आरोहन की शुरुआत की है टू सपोर्ट एजुकेशन एस्पिरेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय। जो टोल प्लाजा में लोग काम करते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट आरोहन की शुरुआत की है। NHAI के चेयरमैन आपको संतोष कुमार देखने को मिल जाएंगे, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। इसका पर्पस क्या है? ब्रिज social economic divides and provide equal access to quality education for students from economically weaker section, SC, ST, OBC, minority community, first generation learner और low income household, ठीक है। SMES ट्रस्ट भारत केयर के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज में 1 करोड़ रुपए का फंड अलॉटमेंट किया गया है। पहला फेज जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक देखने को मिलेगा। 500 बच्चों को कवरेज यहाँ पे किया जाएगा क्लास 11 टू फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तक। स्कॉलरशिप 12,000 रुपए एनुअली प्रोवाइड की जाएगी जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, ठीक है। फिर पीजी के लिए यहाँ पे 50 ब्राइट स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में डिग्री दिलवाई जाएगी, और 50,000 रुपए तक यहाँ पे क्या दिया जाएगा? स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेंटरशिप, कैरियर गाइडेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, ये बात यहाँ पर बोली गई है। और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना कास्ट और आईडी प्रूफ के साथ इस स्कीम में एनरोलमेंट किया जा सकता है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, सेबी हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ MPS मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड MPO मिनिमम पब्लिक ऑफर फॉर कंपनीज। अब कोई भी कंपनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है SBI, ठीक है, या कोई भी आपकी कंपनी होती है, तो उस कंपनी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? जब कोई कंपनी अपने IPO को लेकर आती है तो उसमें कुछ परसेंटेज जो शेयर होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं कि पब्लिक उन शेयर्स को खरीद सकती है। बाकी जो रिमेनिंग शेयर्स होते हैं वो आपके किसके लिए होते हैं? मतलब कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को दे सकती है। तो यहाँ पे जो मिनिमम पब्लिक ऑफर का मतलब है, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब IPO आता है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं, और पब्लिक के लिए शेयर अलॉटेड रहते हैं कि इतने परसेंट शेयर पब्लिक के द्वारा खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जिसको हमने MPS कहा है, ये भी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि सेबी की रिक्वायरमेंट है। सेबी इसको कंट्रोल करता है अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1957, और ये सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स लेके आती है तो उसका 25% शेयर जो होता है वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक शेयर होल्डर होता है, जिसमें नॉन प्रमोटर्स हैं वो रहते हैं। तो 25% शेयर किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए। और जो 75% शेयर होता है वो अलग अलग दूसरी कंपनीज और प्रमोटर्स के लिए अलॉटेड होता है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं। और कोई नई लिस्टेड कंपनी है जो अभी अभी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, उनके लिए 3 साल का समय होता है कि 3 साल तक आप अपनी लिस्टिंग कराएं, ठीक है। तो अब पुराना और नया रूल क्या है? तो सेबी ने क्या प्रपोज किया है? तो सेबी ने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आई है। हो सकता है कि कोई कंपनी IPO लेकर आती है और वो इनिशियली पूरे 25% शेयर पब्लिक को नहीं दे पाती, तो उनकी टाइमलाइन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बताया गया है कि लिखा है अगर कंपनी की वैल्यूएशन 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में है तो वो अप टू 10 ईयर्स गेट अप टू 10 ईयर, जिसमें वो 25% शेयर पब्लिक के लिए ला सकती है। पहले 5 साल था, अब इसको 10 साल कर दिया कि 10 साल के अंदर अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में है तो 10 साल के अंदर आपको अपनी कंपनी के 25% शेयर पब्लिक को देने हैं, मतलब पब्लिक उनको खरीदेगी, पब्लिक इसमें शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दे मस्ट रीच 15% इन 5 ईयर फर्स्ट, देन 25% इन 10 ईयर, ये बात यहाँ पे कही गई है।
बात समझ में आई है, जिससे जो बड़ी कंपनीज हैं वो एमपीओ को मतलब सेगमेंटेड टर्म्स में लॉन्च कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर सेबी के सर्कुलर में आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंदरम होम फाइनेंस रोल आउट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम अंडर द अनुग्रह ब्रांड। तो सुंदरम होम फाइनेंस जो कि एक सब्सिडरी है, एक सहायक कंपनी है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की। इन्होंने अपने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम है अनुग्रह, और अनुग्रह के अंदर अफोर्डेबल प्राइसिंग में हाउसिंग लोन प्रोवाइड किए जाएंगे टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में। अनुग्रह जो नया ब्रांड है वो ऑफर करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस टू लोअर टू मिड इनकम फैमिलीज और इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि लगातार इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट बढ़ते जा रहा है, लोगों को घर की डिमांड्स बढ़ते जा रही हैं, तो ऐसे केसेस में इनको हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सुंदरम होम फाइनेंस के आपको लक्ष्मी नारायण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्रीज prosecution threshold for undisclosed foreign asset to 20 lakh rupees from the 5 lakh rupees। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, अब देखो होता क्या है, भारतीय जो भारत के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर कंट्रीज में मतलब ओवरसीज में कंट्रीज में काम करते हैं। कोई अमेरिका में काम कर रहा है, तो कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। आपने देखा है कि इंडियन सभी जगह अवेलेबल है, सभी जगह काम कर रहे हैं। अब कोई भारतीय है जो अमेरिका में मान लेते 10 साल से 15 साल से नौकरी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां पे अपने असेट्स को इकट्ठा करेगा, घर बनवाएगा, कार खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले था कि आपका अगर 5 लाख रुपए तक के असेट्स हैं तो आप उसको डिस्क्लोज करो, अगर आप उसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। अब इस अमाउंट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रेज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ अनक्लोज्ड फॉरेन असेट टू 20 लाख रुपीस फ्रॉम द प्रीवियस 5 लाख रुपीस। और ये चेंजेस 1 अक्टूबर 2024 से अप्लाई किए जाएंगे, जिससे जो भी ओवरसीज वर्किंग एम्प्लॉयज है उनकी जो कंप्लाइंस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझा जा सके और उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये बात बोली है। द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट दैट कैन बी लीड टू प्रोसिक्यूशन हैज बीन रेज्ड टू 20 लाख रुपीस अंडर द ब्लैक मनी एक्ट 2015। ये बात इसमें बोली है। और ये आपके इमूवेबल असेट्स के लिए नहीं है, ये केवल आपके मूवेबल असेट्स के लिए है, इस बात को भी याद रखना है। और अगर ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कोई अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज नहीं करता है तो 10 लाख रुपए तक की, अप टू 10 लाख रुपीस तक की पेनल्टी के प्रोविजंस भी इसमें लिखे गए हैं। लेकिन ये इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसके लिए अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से भी एक सर्कुलर यहाँ पर आया है। चलिए कुछ पर्संस के बारे में बात करते हैं। इनका नाम है आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इसके पहले ये चेन्नई सुपर किंग के लिए 2025 में खेल रहे थे। इनका जो आईपीएल का डेब्यू हुआ था वो 2009 में इनका पहला मैच खेला गया था। इन्होंने सीएसके, पंजाब किंग, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला है। फिलहाल में इन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है और कुछ समय पहले इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया था। तो आर अश्विन एक आपको क्रिकेटर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक अपॉइंट्स एस कृष्णा एज अ न्यू चेयरमैन। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णा को नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद। और इनका टेन्योर 26 ऑफ मार्च 2028 तक रहेगा। इनको 40 साल का बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है। इसके पहले ये एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में, और करेंटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे जम्मू कश्मीर बैंक बोर्ड में। और अब फिलहाल में इनको नया चेयरमैन बनाया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। नाम क्या हो जाएगा? एस कृष्णा। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं, यूजफुल लग रहा है सेशन, तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हमें बहुत सारे एमसीक्यू भी डिस्कस करने, एक एक करके हम सारी बातें करेंगे। इसके अलावा 27 और 28 अगस्त का करंट अफेयर्स मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको बेस्ड मिलेंगे प्रीवियस वीडियो से। क्लियर है? फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप उसे विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, कोर्सेज, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, उनकी अध्यक्षता में एक कोलेजियम बनाया गया था। और कोलेजियम ने 2 जजेस को एलिवेट किया है या प्रमोट किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस की नियुक्ति की गई है बाय द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है कोलेजियम की रिकमेंडेशन के बाद। कौन कौन है? पहले पर्सन है जस्टिस आलोक आराधे और दूसरे है जस्टिस विपुल मनुभाई। जस्टिस आलोक आराधे इसके पहले चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, अब इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचौली ये चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट में और इनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है। हम सभी को पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 33+1, मतलब टोटल 34 जजेस की स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। तो इन दोनों जजेस की नियुक्ति के बाद 34 की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन क्रॉसेस कॉर्पोरेट टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अभी तक आप लोग देखते हैं जो हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट किया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पर्सनल टैक्स है वो ज्यादा कलेक्शन हुआ है एज कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन हैव एक्सीडेड कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये डेटा जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी ने पब्लिश किया है। इसमें बताया है कि FY14 से FY24 मतलब 10 सालों में जो पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन रेट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है 38.1% से 53.4%। वहीं जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है 61.9 से 46.6% तक डिक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा गया है कि लगातार जो टैक्स रिटर्न या रिटर्न फाइल किए जाते हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज हुई है। लगभग 2014 में मतलब FY14 में 30.5 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल किए थे, लेकिन FY23 में 69.7 मिलियन लोगों ने रिटर्न फाइल यहाँ पर किए हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की है। TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ है। FY 2014 में 2.5 ट्रिलियन का हमारा क्या था? टैक्स कलेक्शन था, और अब TDS बढ़कर 6.5 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। साथ ही साथ जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो भी हमारा 3.2 से इंक्रीज होकर 6.6% आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें ये बात मेंशन की गई है कि टोटल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का केवल 6.9% लोग ही हैं जो इनकम टैक्स यहाँ पर पे करते हैं। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब जरूरत है कि वो इनकम टैक्स पे करें। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया सेट टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन PPP टर्म्स। PPP का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। आपकी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता कितनी है, आप किसी प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं, मतलब हमारे देश में रहने वाले लोगों की क्षमता कितनी है किसी भी नए प्रोडक्ट को खरीदने की। परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म में भारत विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक, EY रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर एक नई रिपोर्ट EY रिपोर्ट आई है जिसमें IMF के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बताया गया है कि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2038 तक परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म में, और इंडिया की GDP प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन किया गया है, जो प्रोजेक्शन हुआ है वो $34.2 ट्रिलियन का प्रोजेक्शन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ ये बताया है कि इंडिया को फायदा होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, क्योंकि भारत में जो है वो यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। भारत में जो मीडियन एज है वो एक्सपेक्टेड है कि 28.8 ईयर्स आपको देखने को मिल रही है। यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है, मतलब हमने जो उधारी ले रखी है GDP के कंपैरिजन में, तो डेट टू GDP रेशियो है वो भी लगातार डिक्रीज हो रहा है। 81.3% से डिक्लाइन होकर 75.8% हो जाएगा 2030 तक। ये बात इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। ठीक है, अब लगातार एक और बहुत बड़ी जो चैलेंज और प्रॉब्लम फेस हो रही है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किससे? मोबाइल फोन से। जब भी फ्री होते हैं रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। आजकल तो बच्चे स्कूल में भी फोन ले जाते हैं, वहां पे सर या मैडम क्लास ले रहे हैं और आप रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए साउथ कोरिया ने क्या किया है, मोबाइल फोन्स को बैन कर दिया है इन क्लासरूम। तो साउथ कोरिया passes law to ban mobile phone in school classroom from March 2026, जिससे सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है और जो लगातार एकेडमिक में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो ये साउथ कोरिया का फैसला आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब कुछ नए करंट अफेयर्स हम देखेंगे, लेकिन हम MCQ के फॉर्मेट पे देखेंगे। पहला है एक्सरसाइज मैत्री, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। तो अभी हमने देखा है कि 14th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा उमरोई मेघालय में, और ये थाईलैंड और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। Which organization has launched a project Arohan
टू सपोर्ट एजुकेशनल एस्पिरेशन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय चिल्ड्रन। तो प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके अंदर क्या किया जाता है, हमारा जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है, जिससे माइग्रेशन को रोका जा सके। 2022-23 से 2025-26 की आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। तो आप सभी को पता है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्ध धर्म के जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिटरेचर है, वो आपको पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। और पहली इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिल जाएगी श्रीलंका में, जिसकी थीम क्या हो जाएगी, द फ्यूचर ऑफ द पाली लैंग्वेज। कहां पर होगी, श्रीलंका में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सिस्टमैटिक स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट। अब लगातार जो आपके रोड पे आवारा कुत्ते पाए जाते हैं, और आजकल ये कुत्ते क्या करते हैं, लोगों को काटते हैं, लोगों को रेबीज हो जाती है, लोग मर जाते हैं। तो इन स्ट्रे डॉग का प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए पहला पहला एक सिस्टमैटिक लॉ किसने बनाया है, तो ये लॉ बनाया है राजस्थान ने। राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन स्ट्रे डॉग। और इन्होंने स्ट्रे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के अंदर क्या किया है, एक बोर्ड बनाया है जो कि स्ट्रे डॉग को मैनेज करने का काम करेगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। मतलब पीएम स्वनिधि स्कीम को क्या किया गया है, यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया गया है और इसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2030 तक। लिखा है हाउ मच इज द फर्स्ट ट्रेंच लोन इंक्रीज्ड टू अंडर द रिस्ट्रक्चर स्कीम। तो पहले पहले बैच में 10,000 रुपए लोन दिया जाता था, इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated Maruti Suzuki first battery electric vehicle जिसका नाम है ई-विक्ट्रा along a lithium ion battery production facility। कहां पर इस फैसिलिटी को लॉन्च किया है, अगर आपने 27-28 अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा, इसे हंसलपुर अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर। Who has been appointed as a managing director of Solar Energy Corporation of India। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन चुके हैं, आकाश त्रिपाठी। ठीक है, सोलर एनर्जी कैसे बनती है, सन से बनती है, सन कहां पर होता है, आकाश में होता है। तो आकाश त्रिपाठी आपको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। वहीं संतोष सारंगी आपको यहाँ पे चेयरमैन देखने को मिलेंगे। तो चेयरमैन है संतोष सारंगी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, आकाश त्रिपाठी। रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट हमने डिस्कस की थी कि प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय सिंह बन चुके हैं। चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया 2025 से 2027 तक विश्वास पटेल बने हैं। को चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो एमएन श्रीनिवासु बन गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा आपको देखने को मिल जाएंगे। और 9 सितंबर को जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में होना है, इसके लिए सुशील कुमार लोधी और डी आनंदन को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ चुके हैं। According to the EY report, by which year is in India projected to emerge as a world second largest economy in the term of purchasing power parity। तो 2038 तक भारत आपको विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगी। Which state government will launch month long campaign no helmet no fuel। अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। नो हेलमेट नो फ्यूल एक महीने का जो पूरा कैंपेन है 1 सितंबर से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है, फॉर टू व्हीलर्स। किसके लिए है ये, टू व्हीलर्स के लिए है। जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और ये शुरू कर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी। More than 700 personnel from the Indian Armed Force and Headquarter Integrated Defense Staff will participate in the upcoming multilateral exercise Bright Star। तो Bright Star एक्सरसाइज में 700 से ज्यादा इंडियन ट्रूप पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक्सरसाइज कौन होस्ट कर रहा है, तो इजिप्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात हो रही है आर अश्विन के बारे में। इन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। पूछा जा रहा है आर अश्विन बिगिन एंड एंडेड हिज आईपीएल कैरियर विद विच फ्रेंचाइजी टीम। तो मैंने आपको बताया था सीएसके के साथ इन्होंने डेब्यू भी किया था और सीएसके के साथ ही रिटायरमेंट भी लिया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब क्वेश्चन ऑफ द डे पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज मॉर्निंग के सेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया है वो वन लाइनर के फॉर्मेट में बता देती हूँ। डिटेल डिस्कशन डिटेल वीडियो के लिए आपको तो वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि राजीव रंजन इन्हें वाइस प्रेसिडेंट
एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। मीराबाई चानू ने 193 केजी कैटेगरी में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि अहमदाबाद में हो रही थी। राजीव आनंद को एमडी एंड सीईओ बनाया इंडसइंड बैंक का 3 सालों के लिए। इंगा रुंगिनी इन्हें नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है लिथुआनिया का। नायरा एनर्जी के सीईओ आपको तैमूर अब्बास गुलिएव देखने को मिल जाएंगे। ड्रीम 11 जो कि बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर था, स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दिया गया है, इस बात को याद रखना है। गोवा में फिडे वर्ल्ड कप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा NABFID $1 बिलियन का फंड रेज करेगा FY26 में। ADR की रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस वाले चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? रेवांत रेड्डी है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर 89 क्रिमिनल केसेस हैं। वही सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर आपको चंद्रबाबू नायडू देखने को मिल जाएंगे। फिर पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी की ई वित्रा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया और एक प्लांट भी इनॉग्रेट किया है गुजरात में। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि 23 सितंबर को हर साल हम आयुर्वेदा डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोगों ने 29 अगस्त को मनाया, जिसकी थीम है स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटी। फिर यहाँ पे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सुनील गावस्कर का स्टैच्यू अनवील किया है वानखेड़े स्टेडियम में, और शरद पवार जी के नाम पे म्यूजियम को भी अनवील किया गया है। फिर इंडियन नेवी ने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को कमीशन किया है विशाखापट्टनम में, और ये दोनों ही शिप प्रोजेक्ट 17A के अंदर तैयार की गई हैं। प्रोजेक्ट 17A क्या है, डिटेल पढ़ने के लिए आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। इसरो ने पहली बार गगनयान कैप्सूल की टेस्टिंग की है चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से। फिर यहाँ पे पीएम जनधन योजना के 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। नेपाल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, और रशिया 1 मिलियन जॉब ऑफर कर रहा है इंडियंस को रशिया में, ठीक है। ये बात मैंने डिस्कस की थी। फिर अपॉइंटमेंट कमेटी ने 15 IAS ऑफिसर को अलग अलग मिनिस्ट्री में पहुंचाया है, वो आप देख सकते हैं। इंडिया को AIBD एग्जीक्यूटिव बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है, जिसकी मीटिंग फुकेट में हो रही है। फिर RBI ने SMBC जो जापान का बैंक है, इसको परमिशन दे दी है कि वो यश बैंक के 24.99% स्टेक को एक्वायर कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ई भविष्य पेंशन रिफॉर्म इनिशिएटिव की शुरुआत की है। CISF की पहली वीमेन कमांडो यूनिट की ट्रेनिंग आपको बरवाहा MP में देखने को मिल जाएगी। सुंदरम होम फाइनेंस ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट अनुग्रह की शुरुआत की है। टाटा डिजिटल के नए MD एंड CEO आपको साजिद शिवानंद देखने को मिल जाएंगे। पीएम मोदी ने पीएम मोदी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसके अंदर आने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एनिवर्सरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और बिरसा मुंडा जी की एनिवर्सरी पर डिस्कशन किया जाएगा। और यहाँ पे इंडिया मैरीटाइम वीक मुंबई में आपको 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें हम लोग ने 27-28 अगस्त के करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे, लिथुआनिया की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? और मैंने आपको सिखाया है कि लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 29 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।